बच्चों, आज हम अर्थशास्त्र का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में बताएंगे। बच्चों, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में पढ़ें। पहला प्रश्न है, आर्थिक गतिविधियां किसे कहते हैं? बच्चों, उस आर्थिक गतिविधियां धन कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली गतिविधियों को आर्थिक गतिविधियां कहा जाता है। इनमें से कुछ गतिविधियां आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करती हैं और दूसरों को सेवाएं प्रदान करती हैं। आर्थिक गतिविधियों को तीन अलग अलग तरीकों से वर्गीकृत किया गया है। पहला है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक। दूसरा है संगठित और असंगठित क्षेत्रक। तीसरा है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। ये तीन गतिविधियां अर्थव्यवस्था में के क्षेत्रक में हैं। तो बच्चों, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र क्या है उसके बारे में हम बताएंगे। प्राथमिक क्षेत्रक किसे कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्रक अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में प्रकृति संसाधनों को प्राथमिक उत्पादों में परिवर्तित करना शामिल है, तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहा जाता है। अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन और वनों से प्राप्त करते हैं, इसीलिए इसे कृषि सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। बच्चों, ऐसे इसी बात दूसरा है द्वितीयक क्षेत्रक। द्वितीयक क्षेत्रक जो हम डायरेक्ट न प्रकृति के द्वारा न करके उसके प्रकृति के संसाधनों से हम उत्पाद करते हैं, उसी को हम द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत कहते हैं। जैसे जब प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के द्वारा अन्य रूपों में बदला जाता है तो वे द्वितीयक क्षेत्र कहलाते हैं। जैसे कपास से रेशा बनाना, गन्ने से चीनी या गुड़ बनाना आदि बनते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में विकास विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करने वाली गतिविधियों को तृतीयक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। ये गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करती हैं। जैसे परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग तृतीय क्षेत्र के उदाहरण हैं। तृतीय क्षेत्र में कुछ आवश्यक सेवाएं भी शामिल हैं जो प्रत्यक्ष रूप में वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती हैं, बल्कि जैसे वकील हैं, डॉक्टर हैं, शिक्षक हैं, सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट, एटीएम और कॉल सेंटर आदि ये सब सहयोग करते हैं। बच्चों, तीसरा अगला जो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का भाग है संगठित और असंगठित क्षेत्र हैं। दो भागों में बांटा गया है। तो संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं? तो संगठित क्षेत्र वे उद्यम को कार्य स्थान जहां रोजगार की अवधि नियमित व सुनिश्चित होती है, संगठित क्षेत्र कहलाते हैं। इस क्षेत्र में कुछ औपचारिक प्रक्रियाएं होती हैं जिन्हें उद्यमों को सरकार द्वारा पंजीकृत किया जाता है। इसे संगठित क्षेत्र कहा जाता है। संगठित क्षेत्रों की विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है विशेषता, संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को रोजगार की सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। यदि उनसे निश्चित समय से अधिक कार्य कराया जाता है तो घंटों की संख्या के आधार पर अतिरिक्त ओवरटाइम मिलता है। दूसरी विशेषता है उन्हें चिकित्सा लाभ भी मिलता है। ये अब बच्चों उसी का दूसरा भाग है असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र के उद्यम सरकार के साथ पंजीकरण नहीं होते हैं। जैसे संगठित क्षेत्र में उद्यम सरकार उनको पंजीकृत करती है, ऐसे ही असंगठित क्षेत्रों में उनका उद्यम सरकार के साथ पंजीकरण नहीं है। छोटी छोटी और बिखरी इकाइयाँ जो सरकार नियंत्रण से बाहर होती हैं असंगठित क्षेत्र कहलाती हैं। इन क्षेत्र
में श्रमिकों को कम मजदूरी मिलती है और ओवर टाइम भुगतान, सवेतन छुट्टियां, बीमारी के कारण भुगतान में छूट आदि के लिए कोई प्रावधान नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में, असंगठित क्षेत्रों में भूमि रहित कृषि मजदूर, छोटे किसान और कारीगर जैसे बुनकर हैं, लोहार है, बढ़ाई है, सुनार है आदि शामिल होते हैं। संगठित क्षेत्रक है संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर आर्थिक गतिविधियाँ। तो संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर भी क्षेत्रकों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। एक है सार्वजनिक क्षेत्रक, दूसरा है निजी क्षेत्रक। सार्वजनिक क्षेत्रक क्या है, निजी क्षेत्रक क्या है, उसके बारे में बच्चों बताएंगे। सार्वजनिक क्षेत्रक वो है जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत उस क्षेत्रक को शामिल किया जाता है जिस पर सरकार को स्वामित्व, नियंत्रण एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है, जैसे भारतीय रेलवे है, भारतीय डाक सेवाएं आदि हैं। निजी क्षेत्रक की परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं की वितरण की जिम्मेदारी सरकार पर न होकर एकल व्यक्तित्व या कंपनी के हाथ में होती है। निजी क्षेत्रक की कंपनियों को मुख्य उद्देश्य ये होता है, उनको लाभ कमाना होता है। उदाहरण के लिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड और रिलायंस कंपनियां आदि हैं। बच्चों, उसी से संबंधित है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कब तैयार किया गया है। तो उसी में मजदूरों के लिए ये व्यवस्था, गांव के ग्रामीणों के लिए व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष 2005 में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम तैयार किया गया है, जिससे प्रधानमंत्री द्वारा 2 फरवरी 2005 में शुरू किया गया था। बाद में इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार में बदल दिया गया है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम की कुछ विशेषताएं जो हैं वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 विशेषता यह है, यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी से पीड़ित महिलाओं को लक्षित करती हैं। यह योजना देश की 625 जिलों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 1 वर्ष में मजदूरी रोजगार के 100 दिन, हाल में ही सूखा प्रभावित क्षेत्रों में इसे बढ़ा दिया गया है, 150 दिन की गारंटी देती है। तो इसकी विशेषता और यह है कि यदि सरकार रोजगार प्रदान करने में अपने कर्तव्यों में विफल हो जाती है तो वह लोगों को उसके बदले में बेरोजगारी भत्ता देती है। जो इसी से संबंधित प्रश्न हैं, आपकी परीक्षा में आ सकता है। परीक्षा में जो आए वो है, प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी से अभिप्राय ऐसी परिस्थितियों से है जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से काम करते दिखाई दे रहे हैं किंतु वास्तव में उनकी उत्पादकता शून्य होती है। अर्थात यदि उन्हें उनके काम से हटा दिया जाए तो भी कुल उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भारत के गांव में कृषि क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। जैसे खेतों में ज़रूरत से ज़्यादा श्रमिक काम करते हैं क्योंकि उनके पास कोई और काम नहीं होता है। इसी प्रकार शहरों में प्रच्छन्न बेरोजगारी छोटी दुकानों में पाई जाती है। बच्चों, इस पाठ को आप अच्छी तरीके से पढ़ें, लिखें और बच्चों इसको अपने साथियों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स भी दें।